हाँ जी बच्चों, बातें नहीं, कैसे हो? पढ़ाई के अलावा सब क्या बढ़िया? क्या बढ़िया? आरसीबी जीत गई। बस। हाँ बच्चों, नेट प्रॉफिट कल हमने लास्ट में क्या बात करके छोड़ी थी? लास्ट लेक्चर में लॉस मेकिंग एंटिटी तो था, मतलब डीटीए बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? इनकम बुक कर लेते हैं। कैसे? एक्सपेंस को कम करके। जैसे इस एंटिटी को 5 लाख का क्या था? लॉस था, लेकिन हमने रिपोर्ट कितना किया? 3.5। क्या बोला कि आगे जाकर 5 लाख का क्या बचेगा? 30% टैक्स बच जाएगा, इसलिए हमने डीटीए बनाई तो क्या कर लिया? ये इनकम बुक कर दिया एक तरह से। तो एस थोड़ा सा क्या होगा, शर्त डालेगा किसके लिए? डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट करने के लिए। याद है क्या? लाइबिलिटी में उसका कोई अर्ज है क्या? नहीं, क्योंकि लाइबिलिटी में आप क्या करते हो? एक्सपेंस बढ़ाते हो। लेकिन डीटीए जब बनाते हो तो आप डेफर्ड टैक्स असेट बनाने के लिए एक्सपेंस कम करते हो, इनडायरेक्टली इनकम बुक करते हो। तो ऐसे कैसे इनकम बुक कर दोगे आप? पागल हो आप? ये कह रहे तभी तो आपसे पढ़ रहे हैं। हाँ बच्चों, अब सुनो। तो डीटीए बनाने की शर्त क्या है? क्या हो गया, रो क्यों रहा है? पंजाब हार गई? क्या? इसको प्रीति जिंटा से दुख हो रहा है, पंजाब का दुख ही नहीं है इसको। क्या? अब बताइए बच्चों, लिखो कंडीशंस फॉर क्रिएटिंग डीटी। ए या एल? ए। किस? अलग अलग एंटिटीज के लिए अलग अलग कंडीशन है। एंटिटीज हैविंग brought forward losses or unabsorbed debt. अदर एंटिटीज। अदर एंटिटीज के लिए क्या शर्त है बच्चों? देयर इज reasonable certainty of future taxable income against which such DTA can be recovered. बाकी एंटिटीज के लिए कौन सी है? अभी बताता हूं इसका मतलब क्या है, एक बार लिख लो। देयर इज वर्चुअल सर्टेनिटी supported by convincing evidence। हटा दो? समझ तो लो पहले, ऐसे टी पी रहे। एग्जाम्पल से समझते हैं बात को। क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट बिफोर
बिफोर मतलब जो भी चीजें नीचे है वो उसके पहले है, ठीक है। 1 लाख लेस क्या कर देता हूं, बोनस पेबल कितने का बच्चे, 10 का, 90,000। टैक्स एक्सपेंस कितने पार्ट में आता था बाबू, 3 पार्ट में, 2 में। पहला क्या था और दूसरा डेफर्ड, डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स क्या होता था, लड़कियां बोल देती थी यही, क्या होता था, एज पर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। बताओ बच्चों कितने रुपए देने पड़ा है, 1 लाख का 30%। अब बताओ डेफर्ड टैक्स क्या बनाते थे, असेट या लाइबिलिटी। इसने मुझसे 10,000 रुपये टैक्स एक्स्ट्रा क्यों लिया, इसने कहा बोनस पे नहीं किया तुमने। मैं कहा जब पे कर दूंगा तब कह रहा है जब टैक्स कम कर देना। तो मैं कहा अच्छा आगे जाकर टैक्स क्या होगा, कम, तो क्या बननी चाहिए, असेट। तो मैं जैसे ये असेट बनाता हूं तो क्या होता है, टैक्स एक्सपेंस कम हो जाता है। 2700 कैसे आएगा बताओ, पागल ना हो तो पागल बेवकूफ, पागल। सत कितना आएगा बोलो, 27,000। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये नहीं बनाते तो क्या होता, 30,000 का एक्सपेंस होता। अब आपने कितना कर दिया, 27, तो आपने 3,000 की इनकम बुक कर ली, क्या मानकर कि आगे जाकर टैक्स बचेगा। उसको अभी आपने क्या कर लिया, इनकम रिकॉर्ड कर लिया कि आगे जाकर टैक्स बचेगा, तो फ्यूचर में क्या है, टैक्स एडवांटेज है, तो असेट बना ली। मेरे को नेक्स्ट ईयर, ये मेरा लास्ट बैच है, बंद कर देना है, तो क्या होगा बोलो, आगे साल प्रॉफिट ही नहीं है तो टैक्स भरना ही नहीं है, बस ये जिसका बोनस है वो चुका दूंगा, तो अगले साल क्या होगा, टैक्स भरना ही नहीं है तो बचेगा कैसे। ये तो कह रहा है अगली बार टैक्स देने आए उसमें से कम कर लेना। मैं क्या अगली बार किसने देखा है, अगली बार टैक्स ही नहीं भरना। तो टैक्सेबल इनकम होगी तभी तो क्या होगा, टैक्स बचेगा। अगली बार फिनिश, कुछ भी नहीं करना है, अगली बार नहीं चलानी है कोचिंग। तुम्हारे जैसे बच्चे आ गए ऐसे सीख रहा हो, नहीं पढ़ाना है ऐसे बच्चे को। बोलो जॉब लगूंगा बढ़िया, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके क्या करूंगा। तुम में से जो सीए नहीं बनते बाद में क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। तो मेरे को भी अब क्या है, बच्चे कर रहे हैं तो मैं भी कर लूंगा। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके क्या करूंगा, क्लर्क लगूंगा, बाबू लगूंगा। नहीं चलानी मैंने कोचिंग तो क्या होगा, अगली बार प्रॉफिट ही नहीं है। मैं इसके पास गया, ये कह रहे टैक्स, मैं कहा इंजॉय कुछ नहीं है, क्या वो बोनस अलाउ तो कर लो। मैं कहा 0 प्रॉफिट है, 3,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। टैक्सेबल इनकम क्या आ जाएगी, 3,000 का लॉस। सेट ऑफ होनी है 8 सालों में, 8 साल तक मेरे को काम ही नहीं करना मैंने। बोलो, तो टैक्सेबल इनकम ही नहीं है अगले साल तो क्या होगा, डीटीए बनेगी क्या, नहीं। तो किस बात की सर्टेनिटी होनी चाहिए, देयर इज रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर टैक्सेबल इनकम अगेंस्ट विच सच डीटीए कैन बी सेट ऑफ। देखो ये डीटीए कैन बी रिकवर्ड। अगले साल मेरी इनकम कौन सी आएगी, सैलरी की। कौन सी आएगी, सैलरी की, मैं अपनी बात ही कर रहा हूं। तो सैलरी के अगेंस्ट पीजीपी का ब्रॉड फॉरवर्ड अलाउ नहीं होगा, पीजीपी का लॉस अलाउ नहीं होगा। अगले साल क्या होगा, मैंने कहा कि मेरे को जॉब करनी है, मुझे क्या नहीं करना, कोचिंग चलानी नहीं है, तो क्या होगा बोलो, अगले साल का पी एंड एल, नेट प्रॉफिट नील। और जो बंदे को बोनस ड्यू था वो तो ले गया, तो बोनस की वजह से क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। और वो लॉस किससे सेट ऑफ नहीं हो सकता, सैलरी की इनकम से सेट ऑफ नहीं होता। बिजनेस का लॉस किससे सेट ऑफ नहीं होता, सैलरी की इनकम से। तो फिर क्या होगा बोलो, कोई फायदा ही नहीं होगा।
तो ये डीटीए बनाने का मतलब ही नहीं है। सर एक बात बताओ, डीटीए आप बनाते हो या कॉर्पोरेट्स? और कंपनी जॉब लग जाएगी अगले साल, बकवास कर रहे हो। अरे मैं तो समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी मैं बात करूंगा भाई, आप अपना एग्जांपल ले रहे हो, बकवास कर रहे हो। आप कंपनी है, कंपनी अगले साल जॉब लग जाएगी, कंपनी तो बिजनेस ही करेगी। समझ भी जाते हो आप, नलायक। भाई मैं कंपनी के बना रही है ना डीटीए डीटीएल, तो वो अगले साल जॉब थोड़ी करेगी, वो तो बिजनेस ही करेगी। अब अगले साल हमारे क्या है, इस तरह के प्लानिंग है कि हम प्रॉफिट नहीं कमाने वाले। क्यों नहीं कमाने वाले? हम यूज क्या करने वाले हैं, एडवर्टीजमेंट कैंपेन या जियो टाइप का काम करने वाले हैं। एक बार जमाना है काम। जियो स्टार्टिंग में घाटे में ही था ना, तो कुछ इस तरह का नया वेंचर स्टार्ट करना है कि क्या है, भले ही लॉस हो जाए, क्या होगा, एक बार काम को सेट करना है। जैसे अभी तो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आगे इसकी क्या करनी पड़ेगी, पब्लिसिटी भी करनी पड़ेगी। तो अगले 2-3 साल क्या है, नहीं आएंगे प्रॉफिट, तो सर रोटी कैसे खाओगे? तो रोटी जितना तो होता ही है ना। आज अंबानी 8 साल भूखा मर गया तो क्या है, भूखा थोड़ी मर गया, 4-5 साल नेट फ्री दिया। सर आप अंबानी की बात कर रहे हो। मैं एक एग्जांपल मान लो कि समर्थ एक कंपनी है, मुझे अभी तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आगे 3-4 साल इसके मैं क्या करूंगा, खूब मार्केटिंग करूंगा और रोटी खा लूंगा। रोटी खाने के 4 रास्ते और है, बोलो और भी कमाई है, वहां से कर लूंगा, या क्या है, पड़ा है पहले से। लेकिन आगे 4 साल क्या है, एक्सटेंसिव मार्केटिंग करनी है, या कुछ सालों तक क्या है, प्रॉफिट नहीं आने वाले। तो प्रॉफिट नहीं आने वाले तो फिर क्या है, आप डीटीए क्रिएट नहीं करो। अब प्रॉफिट आएंगे या नहीं आएंगे ये किसको पता है? कैसे पता है? मेरे को थोड़ी पता है अगले साल क्या होगा, बच्चे आएंगे नहीं आएंगे। ये कह रहा है सर्टिनिटी होगी प्रॉफिट की, फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम है, तभी आप डीटीए क्रिएट करो। तो टैक्सेबल इनकम है या नहीं, अगले साल का क्या पता आपको? आप बता दो, आप पास हो गए या फेल हो गए। आप एफर्ट्स कर सकते हो, आपको पता है क्या पास फेल का? तो मुझे क्या पता अगले साल मेरे पास क्या आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे या नहीं? बोलो, नालायक आएंगे ही, पता ही है, बकवास कर रहे हैं। लेकिन अब सुना, तो ये कहता है 2 तरह की सर्टिनिटी होती है, एक रीजनेबल सर्टिनिटी और एक क्या, वर्चुअल सर्टिनिटी। नॉर्मल एंटिटीज जिनमें लॉस वगैरह नहीं है, उनको सिर्फ कौन सी सर्टिनिटी चाहिए, रीजनेबल सर्टिनिटी। रीजनेबल सर्टिनिटी किससे आ जाती है, पास्ट प्रॉफिट्स को ध्यान में रखकर एंड रीजनेबल, स्पेलिंग सही है क्या, फोरकास्ट, उसको ध्यान में रखकर क्या आ जाती है, रीजनेबल सर्टिनिटी आ जाती है। किसको ध्यान में रखकर, पास्ट प्रॉफिट्स एंड रीजनेबल फोरकास्ट। अभी मतलब बताऊंगा इसका। वर्चुअल सर्टिनिटी का मतलब क्या है, ये किससे आती है, कन्विंसिंग एविडेंस। अब मैं सारी बात एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सुनो बच्चों। मैं यहाँ डीटीए बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ मैं कह रहा हूँ आगे जाकर टैक्स बच जाएगा। क्यों बच जाएगा? जैसे ही मैं ये बोनस पे करूंगा तो मेरे टैक्सेबल टैक्स कम हो जाएगा, टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी तो टैक्स बच जाएगा, टैक्स कम देना होगा। अब मेरी प्रॉब्लम क्या है, टैक्सेबल इनकम होगी तब कम होगी, इस बात का एविडेंस होना चाहिए। ये रिकवरी 3,000 की कब हो सकती है, जब अगले साल प्रॉफिट पर टैक्स देना हो। अगर प्रॉफिट पर टैक्स देना ही नहीं है तो क्या होगा, फिर क्या, कैसे रिकवर करोगे इसको? प्रॉफिट टैक्सेबल इनकम होगी। ये ऐसे तो है नहीं कि अगले साल मुझे 3,000 देता है, ये तो कहता है कि अगली बार जब टैक्स भरने आओ तब क्या कर लेना, कम। अब अगली बार मुझे टैक्स भरने आना ही नहीं है, ड्यू टू एनी रीजन नहीं आना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे आगे एक्सटेंसिव मार्केटिंग करनी है और लॉस होगी, या अगले साल गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट करने वाली है। बोलो, अगले साल मैं ये काम नहीं करने वाला, मैं दूसरे में, और किसी वजह से इस काम का लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। बोलो बच्चों, तो ड्यू टू एनी रीजन मेरे पास अगले साल टैक्सेबल इनकम नहीं है, तो मुझे ये नहीं बनाना है। अब टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए, इस बात की आपको क्या चाहिए, सर्टेनिटी। ये बात समझ में आ रही है?
इसका फायदा तभी उठा सकते हो जब आगे आपके पास क्या है, टैक्सेबल इनकम है। अब कैसी किस लेवल तक की सर्टेनिटी चाहिए? सर्टेनिटी का क्या होता है, एक लेवल होता है। बताओ ये मुझे फीस दे देगा या नहीं दे देगा? दे देगा। कैसे पता है मुझे? ये मुझसे 11th पढ़ा, 12th पढ़ा, फाउंडेशन पढ़ा, आज तक इसने कोई गड़बड़ नहीं की। मैंने कहीं से ये भी नहीं सुना कि क्या है, इसने किसी के भी और के रुपए रोके, किसी और के भी रुपए रोके हैं, इस तरह का भी नहीं सुना। किसी आज तक इसने किसी का पैसा नहीं खाया, और मेरे भी पास्ट में क्या है। ठीक, मैं इसे पूछूं बेटा कितनी बहनें हो तुम? सॉरी भाई हो, 3 भाई है, 3 ब्रो, बहनें 9 सिस्ट, 3 भाई हो। पापा कितना कमाते हैं? इसने कहा पापा 3 लाख रुपए कमाते हैं। मैं कहा तुम्हारे तीनों भाइयों की फीस कितनी है? इसने कहा इतनी है। मैंने कहा कि किचन का खर्चा कितना है? इतना है। मैं कहा कोई शौक वोक हुआ है अलग से तो इतना है। ऐसे करके इनके सारे खर्चे भी जोड़ लूं तो लाख रुपए ही बनते हैं, तो मेरे पैसे आ जाएंगे। अब मैं 100% श्योर हुआ हूं। पहले मुझे पता ही नहीं इसके पापा क्या करते हैं क्या नहीं कैसे है, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या है, मेरे पैसे आ जाएंगे। मुझे क्या क्यों श्योरिटी थी? इसने 11th 12th के दे दिए, फाउंडेशन के दे दिए, प्लस क्या है, कभी किसी के पैसे नहीं खाए। अब क्या है, अब मुझे पता है कि इसकी कमाई कितनी है, 3 लाख, और खर्चे कितने हैं 1 लाख, तो मेरी फीस तो दे ही देगा बचे हुए। अब मैं क्या हुआ हूं, 100% श्योर हुआ हूं। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल सर्टिनिटी। वर्चुअल सर्टिनिटी का मतलब मेरे पास एविडेंस है कि मेरे पैसे आ जाएंगे, और इसकी नीयत भी खराब नहीं है। ठीक है, तो इनकम टैक्स अगले साल इन समर्थ में प्रॉफिट होंगे या नहीं? मान लो मुझे डीटीए बनानी है, या मैं एक कंपनी हूं, मुझे डीटीए बनानी है, एक कोचिंग की कंपनी तो मान ही सकते हैं ना, इसने इसको कंपनी बना लिया, प्राइवेट कंपनी। तो बताओ पास्ट में प्रॉफिट थे, वो आगे 5-10% बढ़ेंगे। बिजनेस जनरली क्या होता है, ग्रो ही करते हैं। और उसके बेसिस पर रीजनेबल फोरकास्ट लो। ऐसे नहीं है कि जैसे पास्ट में 100 बच्चे हैं तो मैं अगली बार कहूँ 5,000 बच्चे हो जाएंगे, तो ये फालतू की बात है, ये रीजनेबल फोरकास्ट नहीं है। तो पास्ट में प्रॉफिट हो, और रीजनेबल मतलब ठीक ठाक से फोरकास्ट ले लो और प्रॉफिट आ रहे हैं, तो वो क्या है, रीजनेबल सर्टेनिटी। और वर्चुअल सर्टेनिटी क्या होता है, कन्विंसिंग एविडेंस होनी चाहिए। वो क्या आता है, मेरे पास अगली बार के 25 एडमिशन पहले ही आ गए नेक्स्ट ईयर के, उन्होंने 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं, और उन्होंने क्या बोल दिया, क्या फाउंडेशन कंपनी बना ली समर्थ को, कह रहे कंपनी का एग्जांपल दो। मैं टाटा मोटर्स हूं, मेरे पास अगली बार के बांग्लादेश से ऑर्डर आया 100 बस बनाने का। ठीक है, बांग्लादेशी कहां से बस बनवाते हैं, टाटा मोटर्स से। तो बांग्लादेश वालों ने ऑर्डर दिया है कि बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि नेक्स्ट ईयर क्या कर देना, 200 बसें चाहिएगी, तो रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर आएगा। मतलब मेरे पास इन हैंड क्या आ जाने चाहिए, सेल ऑर्डर आ जाने चाहिए, तब वो क्या है, वर्चुअल सर्टिनिटी। पक्का? अब वर्चुअल सर्टिनिटी सिर्फ कहां चाहिए, जहां ऑलरेडी लॉस चल रहे हैं। जहां क्या चल रहे हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब जिस एंटिटी में पहले से लॉस चल रहे हैं, तो उसको कैसे प्रॉफिट होंगे, कैसे मान लोगे? तो जो एंटिटी में पहले से प्रॉफिट लॉस चल रहे हैं, या अनअब्जॉर्ब डेप क्या होता है, पिछले सालों में डेप ज्यादा था और प्रॉफिट्स क्या थे, कम, और वो आगे आकर पहले सेट ऑफ होते हैं। इनकम टैक्स में आप पढ़ोगे, मान लो कि मेरा इस बार प्रॉफिट है 5,000, और प्रॉफिट बिफोर डेप, ये क्या है, बिफोर डेप, और डेप कितना है मेरा 17,000। तो जो ये 12,000 बच गया उसको हम क्या बोलते हैं, अनअब्जॉर्ब्ड डेप, कि डेप की आप डिडक्शन नहीं ले पाए, तो ये अगले साल चली जाती है। अब अगले साल मान लो आपके पास प्रॉफिट हो भी गए 17,000 तक के, तब भी आपको टैक्स तो भरना नहीं, क्योंकि ये सेट ऑफ हो जाएंगे। तो आप ये कन्विंसिंग एविडेंस से बताओ कि 17,000 से ज्यादा प्रॉफिट होंगे जिससे ये सेट ऑफ हो जाएंगे, और उसके बाद भी टैक्स भरना होगा, तभी डीटीए बनाओ, तभी क्या बनाओ, डीटीए। तो लॉस मेकिंग एंटिटीज, या जिसके पास क्या है, पुराने डेप की डिडक्शन पूरी नहीं मिली हुई, तो वो भी आगे आ जाती है। तो लॉस मेकिंग एंटिटीज या अनअब्जॉर्ब डेप वाली एंटिटीज को आगे क्या होता है, ये लॉस और डेप सेट ऑफ करने को मिलेगा। तो पहले लॉस और डेप सेट ऑफ होंगे तो टैक्स भरना ही नहीं है, तो कैसे रिकवर करोगे उस डीटीए को? तो इसलिए उनके पास कौन सी सर्टेनिटी चाहिए, वर्चुअल। और किन के लिए रीजनेबल चाहिए, नॉर्मल एंटिटीज। जैसे समर्थ प्रॉफिट में चल रहा है, डीटीए बनाना है, तो आगे भी इतना प्रॉफिट होगा, इसी के हिसाब से आइडिया लगा लो और मेरी डीटीए बन जाएगी। और रीजनेबल होना चाहिए, बस ऐसा नहीं लगे कि बच्चे नहीं आएंगे अगली बार।
अभी चल रहा है, बच्चे ठीक बोल रहे हैं, अगली बार भी आ जाएंगे। वो क्या है, रीजनेबल सर्टेनिटी। जितने कभी है अगली बार भी उतने ही आ जाएंगे, ठीक है। हाँ अभी है लेकिन तुम लोगों का कोर्स करा नहीं रहा, ढंग से पढ़ा नहीं रहा, तब क्या होगा, फिर रीजनेबल भी नहीं है। भले ही अभी है, प्रॉफिट है, लेकिन अगले साल ना हो, तो फिर रीजनेबल भी है। रीजनेबल का मतलब अभी भी है और ये ऐसे ही बने रहेंगे आगे। और वर्चुअल का मतलब क्या है, अगली बार के बच्चे पहले से ही एनरोल हो गए। बोलो बच्चों, ये वीडियो खराब कर देता है मेरी, रोक देता है, पागल ना हो तो। पता ही नहीं है मेरे कहां से आ गया, बताओ। अब बताओ वर्चुअल सर्टिनिटी क्या बोल रहा था मैं। रीजनेबल सर्टिनिटी का मतलब क्या है, 100% श्योरिटी, या इस बात की, देखो मेरी बात सुनो, अभी समर ठीक चल रहा है, अगले साल ठीक चल जाएगा, सिर्फ किससे आइडिया लगा रहा हूं, इस बात से ही कि अभी ठीक चल रहा है, बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। इस बात से ही आइडिया लग रहा है, किस बात से नहीं लग रहा है, मेरे पास कोई अगले साल का कोई एनरोलमेंट नहीं है, लेकिन जो अगले साल भी चल जाएगा वो क्या है, रीजनेबल सर्टिनिटी। अच्छा अब मैं तुम्हें वर्चुअल का एग्जांपल देता हूं, समझो। अभी मनीष सर क्या कर रहे हैं, ये टाटा वाली बात वापस बता रहा हूं, ठीक है। अब सुनो, ये क्या है, टाटा मोटर्स, बस वाला एग्जांपल नहीं ले रहा, वो तो टाटा मोटर्स को बस का ऑर्डर आया था। टाटा मोटर्स बढ़िया कंपनी है, इसको पता है कि मेरे अगले साल 5 लाख कार बिक जाएगी, ऑर्डर कहीं नहीं है, ऑर्डर नहीं है इसके पास, बस 5 लाख कार बिक जाएगी, अच्छा काम चल रहा है, तो इसके पास 5 लाख कार सेल हो जाएगी, प्रॉफिट आ जाएंगे इस वजह से। तो टाटा मोटर्स के पास क्या है, रीजनेबल सर्टिनिटी। ये कैसे बनाया इसने 5 लाख का एस्टिमेशन, पिछले साल कितनी बेची थी, 4.5 लाख, ठीक है। अब ये जो 50,000 बढ़ेगी, वो क्यों बढ़ेगी, 100 वजह हो सकते हैं, कि हम कंपटीशन में दूसरे को हटाएंगे, या इंडिया की इकोनॉमी में ही इतनी ग्रोथ हो रही है कि कार पिछली बार अगर 10 लाख बिकी थी तो इस बार 11 लाख बिक रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ड्यू टू एनी रीजन। या ऐसा भी हो सकता है कि पिछली बार 5,25,000 बिकी थी, तो अब की बार क्या है, 5 लाख ही बिकेगी, क्यों ऐसा होगा, दूसरे नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं मार्केट में, तो हमारा मार्केट शेयर जाएगा, लेकिन तब भी रीजनेबल सर्टेनिटी है, 5 लाख से भी प्रॉफिट तो आ ही जाएगा। अब टाटा मोटर्स गई जेके टायर के पास कि अगले साल आपको हमें क्या देना पड़ेगा, 5 लाख टायर में मान लो 25 लाख टायर लगते हैं, तो 25 लाख टायर देने होंगे, ठीक है। अब 25 लाख नहीं होंगे, ज्यादा होंगे, कोई ऐसे एक कुछ वेस्ट भी होते हैं, समझ रहे हो ना, कि अगर कोचिंग में 4 कमरे 4 मार्कर लेके आऊंगा या 5 लेके आऊंगा, तो एक आधा खराब हो गया, कुछ हो गया तो एक बार मान लो इसने 25 लाख का ऑर्डर दे दिया इसको, ये कह रहा है जेके टायर्स की ऑर्डर दो, बाइंडिंग एग्रीमेंट करो, नहीं तो तुम्हारे कहने से मैं इतना सारा रबर खरीद लाऊंगा, उससे टायर मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, तो मुकर गए तो इसने इसको ऑर्डर दे दिया, जो मीट कब करना है, नेक्स्ट ईयर में। अब जेके टायर्स के पास क्या है, वर्चुअल सर्टिनिटी, क्योंकि उसके पास क्या है, ऑर्डर है इन हैंड, और टाटा मोटर्स के पास क्या है, रीजनेबल सर्टिनिटी। अब इससे ज्यादा इस पर करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ कि जहां भी चाहिए होगी जैसी भी सर्टिनिटी, वो रहेगी या नहीं रहेगी, क्वेश्चन में रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि अगर बोल दिया कि सर्टिनिटी नहीं है तो आपको डीटीए बनाना नहीं, डीटीए बनाना नहीं तो फ्री के नंबर कौन देने वाला है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाला है नहीं, थियरी आएगा, तो आपको बस याद रहना चाहिए कि लॉस मेकिंग और ब्रॉड फॉरवर्ड वालों को कौन सी चाहिए, रीजनेबल या वर्चुअल, वर्चुअल, और क्या है, डेप वालों को और लॉस वालों को, और बाकियों को क्या चाहिए, रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब ये होता है, रीजनेबल का मतलब बेस्ड ऑन पास्ट होता है, जो क्या है उसके बेसिस पर आप क्या है, रीजनेबल एजम्पशन ले लो, प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। और वर्चुअल का मतलब क्या होता है, कन्विंसिंग एविडेंस होने चाहिए कि ये, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, हम इग्नोर कर देते थे लाइन को, या हम डीटीए बना रहे थे या डीटीएल, इस पर हम डीटीए बना रहे थे, तो देर इज एडिक्वेट एविडेंस ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स, तो मैंने कहा था ये लाइन आप एक बार छोड़ दो, ठीक है। अब यहां पर एक कंपनी थी जिसको लॉस में चल रही थी पहले 2 लाख का, तो यहां लिखा था कंपनी फील्स दैट देयर विल बी sufficient taxable income in future years against which carry forward of loss can be set off। तो लॉस वाले में तो
कौन सी चाहिए होती है? वर्चुअल। और इस लाइन का थ्रू उसने क्या बताया कि कंपनी के पास है आगे प्रॉफिट। पक्का? तो इन लाइनों को हमने इग्नोर कर दिया था। तो ये क्वेश्चन में जब जब डीटीए बनाना होगा, ये लाइन लिखी हो तो भी बनाना है, नहीं लिखी हो तो भी बनाना है, अजम्पशन लिख देना कि हमने माना सर्टेनिटी। नहीं लिखी हो तो भी बनाना है, लेकिन तब अजम्पशन लिख देना। ठीक है? पक्का? अरे बोलो। अब डीटीए बनाई नहीं आपने, क्यों नहीं बनाई? बोलो बच्चों। क्योंकि आपको सर्टेनिटी नहीं थी। अनरिकॉग्नाइज्ड डीटीए आपके पास। अनरिकॉग्नाइज्ड डीटीए का मतलब आपको सर्टेनिटी नहीं थी, इसलिए आपने नहीं बनाई। तो आप अगले साल वापस क्या करो? रीएसेस, और उसको रिकॉग्नाइज कर लो। अगर आपको सर्टेनिटी आ जाती है, चाहे रीजनेबल चाहिए तो रीजनेबल, वर्चुअल है तो वर्चुअल, तो अगले साल डीटीए बना लो जब भी सर्टेनिटी आ जाए। एग्जांपल लेता हूं। यहां क्या नहीं है बच्चों? मेरे को सर्टेनिटी नहीं है तो मैंने डीटीए नहीं बनाई, और टैक्स एक्सपेंस कितना रख लिया? 30। ठीक है, अभी मैंने डीटीए नहीं बनाई। अगले साल भी मैंने ये बोनस या इंटरेस्ट जो भी था वो पेबल ही रहा, पे नहीं किया। अगले साल भी ये क्या रहा? पेबल ही रहा। लेकिन अगले साल के एंड में क्या लग रहा है कि आगे मेरे को क्या होगा? सर्टेनिटी है कि टैक्सेबल इनकम होगी, जिससे रिकवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर में नेट प्रॉफिट कितने आए? 60,000। पहले बताओ, इस साल में नहीं बनाई थी मुझे, मैंने क्यों नहीं बनाई थी? क्योंकि कौन सी सर्टेनिटी चेक करा था मैं, रीजनेबल या वर्चुअल? रीजनेबल, क्योंकि मेरा काम तो प्रॉफिट में था। लेकिन मुझे रीजनेबल भी नहीं था, मुझे लग रहा था कि अगली बार क्या करना पड़ेगा, फ्यूज ऐड करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, और वो मेरे को प्रॉफिट नहीं होंगे। लेकिन अगली बार ऐड के बावजूद भी रेवेन्यू अच्छे खासे आ गए, और क्या प्रॉफिट हुए मुझे आगे जाके। टैक्स एक्सपेंस कितने का आएगा करंट ईयर का? कुछ अलाउ डिसअलाउ नहीं है, तो करंट टैक्स कितने का आया करंट ईयर का? 60,000 का 30%। अब डेफर्ड टैक्स एसेट पिछली बार वाली रिकॉर्ड कर लो। कौन से वाली? जो ये बोनस डिसअलाउ हुआ था, यहां पर डीटीए नहीं करी थी। क्यों नहीं करी थी? क्योंकि सर्टेनिटी नहीं थी। अब मुझे लग रहा है कि अगले साल और प्रॉफिट होंगे, और जब मैं बोनस पे करूंगा तब ये क्या होगा? फायदा हो जाएगा मुझे। बोनस पे करूंगा, अलाउ हो जाएगा, और उस समय टैक्सेबल इनकम होगी। तो अगले साल आप वापस क्या कर सकते हो? डीटीए रिकॉर्ड कर सकते हो, 18 - 3। तो आपने पहले साल किसी साल नहीं रिकॉर्ड करी, लेकिन आगे क्या हो गया? ये सर्टेन हो गया कि आपको आगे इनकम होगी, तो आप उस साल में रिकॉर्ड करो। तो अनरिकॉग्नाइज्ड डीटीए है, तो उसको हर साल क्या करो? रीअसेस करते रहो, और जब भी आपको जो भी सर्टेनिटी चाहिए, वर्चुअल या रीजनेबल, होने लग जाए, तो उस डीटीए को क्या कर लो? रिकॉर्ड करो। पक्का? और अपोजिट भी लिखा हुआ है। आपने डीटीए रिकॉर्ड कर ली, क्यों कर ली? क्योंकि आपको रीजनेबल सर्टेनिटी थी, और अगले साल आपकी रीजनेबल सर्टेनिटी हट गई कि अब नहीं है, तो फिर क्या करो? बोलो। उसको क्या कर लो? डी रिकॉग्नाइज। उसको क्या कर लो? डी रिकॉग्नाइज। पक्का? अगले साल आपकी रीजनेबल सर्टेनिटी हट गई, तो उसको क्या कर लो? वापस डी रिकॉग्नाइज कर दो। तो डीटीए क्रेडिट कर दो, और टैक्स एक्सपेंस डेबिट कर दो। डीटीएल में ऐसा कुछ चाहिए? नहीं। रिव्यू ऑफ प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड डीटीए, तो उसको भी हर बैलेंस शीट डेट पर क्या करना है? रिव्यू, और राइट डाउन कर दो। अगर क्या है? देर इज नो लॉन्गर रीजनेबल सर्टेनिटी। नो लॉन्गर मतलब अब नहीं बची। पक्का? लिख लेते हैं इस बात को, स्टडी मटेरियल में लिखी हुई। रिव्यू ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड डीटीए। क्या लिखोगे इसके अंदर? अनरिकॉग्नाइज्ड है तो क्या करो?
DTA is recognized in subsequent years when it becomes reasonable and or virtually certain that sufficient taxable income will be generated। टैक्सेबल क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि टैक्स तो टैक्सेबल इनकम पर देना होता है ना, उसी से सेट ऑफ होगी, अकाउंट्स में भले इनकम। अगेंस्ट विच सच DTA कैन बी रिकवर्ड। और किसको रिव्यू करना है? रिकॉग्नाइज्ड DTA, उसको भी रिव्यू करना है। और ये दोनों ही कब रिव्यू करना है? एवरी ईयर, हर साल के एंड में ये करना है। ठीक है, रिकॉग्नाइज DTA क्या करना है बताओ? पता ही नहीं, हर एस कह देता है हर साल के एंड में करो। पिछला एस क्या कह के गया था? हर साल के एंड में क्या करो? वो तो रिवैल्यूएशन था। हर साल के एंड में क्या करो? पिछला एज कौन सा था ये कह रहे हैं? हाउस प्रॉपर्टी तो था पिछला एज। यस सर ने, पिछला एज क्या था? PP, यूजफुल लाइफ, डेप्थ मेथड और रेजिडियल वैल्यू। तीन चीजें करनी है हर साल के एंड में। एक याद नहीं आ रही, याद है क्या? PP में, फिर हाउस प्रॉपर्टी में कब आया था ये? बताओ, आगे बताओ। रिकॉग्नाइज DTA का क्या मतलब है बताओ बच्चों? इसको क्या करना है? DTA रिकॉग्नाइज करनी है, राइट ऑफ। DTA इज रिटर्न ऑफ। DTA क्या कर देनी है? राइट ऑफ। व्हेन, क्या लिखेंगे अंग्रेजी में कि ये सर्टेन नहीं रहा, ये सर्टेन नहीं रहा अब। व्हेन इट इज नो लॉन्गर सर्टेन। समझ में तो आता है हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में क्या लिखोगे? व्हेन इट इज नो लॉन्गर सर्टेन। क्या आगे वो लाइन? ये बच्चे लिख नहीं पाते, पता नहीं क्या लिखना है। दैट, आगे तो लिख ही दोगे, वही है। और कौन सी सर्टेनिटी? वर्चुअल या रीजनेबल, जो भी चाहिए थी वो नहीं रही। नो लॉन्गर वर्चुअली और रीजनेबली सर्टेन। पक्का? हटाऊं? अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, हेडिंग डालो टैक्स हॉलीडे। लाऊं क्या वो स्क्रीन पे? हटा दो। हॉलीडे मतलब
छुट्टी। टैक्स हॉलीडे का मतलब टैक्स से माफी। टैक्स हॉलीडे फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, अगले 10 सालों के लिए मुझे क्या है, टैक्स से छुट्टी है। सुना गया ऐसा? इनकम टैक्स क्या बोलता है, इस एरिया में काम करो और अगले 10 सालों तक टैक्स मत भरो, 11वें साल से भर देना। इनकम टैक्स बोलता है इस सेक्टर में काम करो, अगले 10 सालों तक टैक्स मत भरना, 11 से भर देना। फॉर एग्जाम्पल JNK में इंडस्ट्रीज नहीं लग रही है, JNK मतलब जम्मू एंड कश्मीर, तो इनकम टैक्स कहता है JNK में काम करोगे तो अगले 10 सालों तक टैक्स माफ। आप अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाओ, JNK में, ताकि क्या, अगले 10 सालों तक टैक्स माफ। बहुत सारी फैक्ट्रीज काम पर है सिर्फ JNK में, इसकी वजह से। असम में जाते हो, असम, असम में क्या नक्सलाइट्स है, तो वहां लोग काम करना नहीं चाहते। जैसे JNK में टेररिज्म है, वैसे वहां पर क्या नक्सलवाद लोग हैं, तो नक्सलाइट्स है, इस वजह से वहां पर बहुत सारे धंधे पनप गए, क्योंकि इनकम टैक्स ने क्या दे रखी है, छूट। और अपने बीकानेर का तो हर चौथा आदमी कहाँ जा गया हुआ है, आसाम में काम कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, वहां पर वो टैक्स इंसेंटिव्स और बहुत सारे अलग इंसेंटिव्स है उस चक्कर। पक्का? तो अब मुझे यहाँ बोनस डिसअलाउ हो गया। बोनस डिसअलाउ होता है तो क्या बनती है, DTA बनती है। क्यों बनती है? फ्यूचर में क्या होगा, बेनिफिट्स आएगा। बट वो बोनस यहाँ अगले साल में पे कर दूंगा, तो अगले साल टैक्स देना ही नहीं है। भाई इनकम टैक्स वाला यहाँ डिसअलाउ करने पर क्या बोलता है, एक बार टैक्स ज्यादा दे दो, आगे कम दे देना। तो आगे कम देंगे तो मैं क्या बनाऊंगा, DTA। लेकिन आगे जब मैं बोनस पे करूंगा तो आगे टैक्स कम कब होगा, जब आगे पे करना होगा। तो DTA बननी चाहिए या नहीं? नहीं बननी चाहिए। नहीं, प्रॉफिट तो मेरे को पहले साल से ही है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये फर्स्ट ईयर है और ये कौन सा है, सेकंड। फर्स्ट ईयर का नेट प्रॉफिट बिफोर बोनस कितना है मेरा, 1 लाख। बोनस पेबल कितने का है, 10,000। कितना रहेगा, 90,000। करंट टैक्स नील। अब मैं क्या सोच रहा हूं कि जब ये बोनस अगले साल में पे कर दूंगा तो मेरा क्या होगा, करंट टैक्स नील क्यों है, टैक्स माफ है। तो अगले साल ये अलाउ होगा तो क्या होगा, टैक्स कम हो जाएगा। नहीं, अगले साल भी कौन सा देना है, तो DTA बनाऊं या नहीं? नहीं, क्योंकि अगले साल टैक्स बचेगा ही नहीं ना इससे। अगले साल मान लो मैं इस बोनस को पे कर देता हूँ, नेक्स्ट ईयर में मेरे प्रॉफिट कितने होते हैं, 60,000। बोनस पे कर दिया तो नेक्स्ट ईयर के P&L में तो आएगा नहीं, अकाउंट में तो कब आ चुका है, पिछले साल। लेकिन जब मैं करंट टैक्स भरने जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, 10,000 पिछले वाला लागू करा दो और टैक्स कम कर दो। वगैरह टैक्स मांग कौन रहा है तुझसे भाई, बोलो बच्चों। तो क्या DTA DTL बनना चाहिए या नहीं? नहीं। हाँ या ना? नहीं बनना चाहिए ना। समझ रहे हो क्या, कि आगे टैक्स देना ही नहीं है। अब 1 मिनट, अब ऐसे करो कि मैं किस साल तक पहुंच चुका हूं, इस साल तक। मैं किस साल तक पहुंच चुका हूं, इस साल तक। और ये नेट प्रॉफिट किस साल का है मेरा, लास्ट ईयर का है। ये नेट प्रॉफिट मेरा किस साल का है, इस साल का है। तो क्या करूं मैं, अब इस साल मैं सोच रहा हूं कि अगले साल जब मैं ये बोनस पे करूंगा तो मुझे टैक्स देना होगा या नहीं, देना होगा। और फिर मेरा टैक्स क्या हो जाएगा,
कम भी होगा, तो मुझे क्या बनानी है फिर, डीटीए 10,000 का 3,000, तो 3,000 की इनकम रह जाएगी। डीटीए बनाऊंगा तो टैक्स एक्सपेंस माइनस हो जाएगा, तो एक तरह से इनकम हो गई ना 3,000 की। करंट टैक्स भले ही 0 है, लेकिन डीटीए तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगले साल जब मैं, मान लो कितने कमाए नेक्स्ट ईयर मैंने, 60,000, बोनस पेबल अगले साल आ नहीं रहा, लेकिन करंट टैक्स कितना आएगा फिर, 60 माइनस 3, क्योंकि कम पर देना पड़ेगा ना। तो जब मैं यहाँ बना रहा हूं तो मैं क्या सोच रहा हूं कि अगले साल मुझे फायदा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगले साल टैक्स देना है, तो मेरी टैक्सेबल इनकम क्या हो जाएगी, कम। तो मैं क्या रूल बनाऊं कि टैक्स हॉलीडे में बनाना ही नहीं है, या कभी बनाना भी है, कभी बनाना है, कभी कर नहीं बनाना है। उसको कैसे बोलूं, कभी बनाना है कभी नहीं बनाना है। जो ओरिजिनेट भी यहीं हो जाएगा और वापस रिवर्स भी यहीं हो जाएगा, उसका नहीं बनाना है। जो ओरिजिनेट क्या होगा, यहां होगा, और रिवर्स कब होगा, आफ्टर टैक्स हॉलीडे। तो उस पर मुझे क्या बनाना है, डीटीए या डीटीएल बनाना है। पक्का? तो बताओ, टेम्पररी डिफरेंस arising in temporary difference reversing in reversing ओए, क्या कॉलम बनाऊं पहला, अराइजिंग इन टैक्स हॉलीडे पीरियड, और रिवर्सिंग भी कब, टैक्स हॉलीडे। अराइजिंग इन टैक्स हॉलीडे पीरियड, रिवर्सिंग आफ्टर टैक्स हॉलीडे पीरियड। तो यहां पर क्या होगा, डीटीए या डीटीएल नहीं बनाना, और यहां पर क्या होगा, क्रिएट डीटीए ऑब्लिक डीटीएल। समझ गए क्या? जो अराइज तो कहां पर होगा, यहां पर, और रिवर्स कब होगा, आगे। तो उस पर तो बनाना है ना, उसका फायदा हो जाएगा। तो अराइज किस में होना चाहिए, टैक्स हॉलीडे, और रिवर्स कब हो, आफ्टर टैक्स हॉलीडे। और कॉम्बिनेशन बनेगा क्या, कि अराइज यहां हो और रिवर्स यहां हो, ऐसा तो बन ही नहीं सकता। अराइज यहां और रिवर्स हो आगे, तो टैक्स हॉलीडे वाली कोई बात ही नहीं है, तो नॉर्मल हो गया। तो दो ही बातें बनेगी टोटल मिला के। नहीं समझे हो क्या, गूगली? क्वेश्चन करते हैं। वाई लिमिटेड इज फुल टैक्स फ्री एंटरप्राइज। फुल मतलब फुल, ना लिखता फुल तो भी क्या था, फुल ही होती है, ऐसे थोड़ी मानते 30% टैक्स माफ फॉर फर्स्ट 10 years ऑफ इज एग्जिस्टेंस। और अभी किस साल में, सेकेंड ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन है। डेप टाइमिंग डिफरेंस कितने का है, 200 लाख और 400 लाख, विच रिजल्टेड इन टैक्स लाइबिलिटी इन ईयर 1 और 2। अब ये आपको कह रहा है कि डेप की वजह से कुछ टाइमिंग डिफरेंस है, इनकम टैक्स डेप अलग दे रहा है और मैं अकाउंट्स में अलग क्लेम कर रहा हूं, उसकी वजह से डीटीएल बनेगी। आप दिमाग ही मत लगाओ कि लाइबिलिटी बनानी है या एसेट। हमें सोचना पड़ता है एसेट बनानी है लाइबिलिटी, लेकिन मैं वैसे ही पूछ रहा हूं कि क्या हुआ होगा जिसकी वजह से लाइबिलिटी बनी। नेट प्रॉफिट बिफोर डेप 5 लाख, डेप एज पर अकाउंट्स कितने का आया, 1 लाख, तो मेरे प्रॉफिट कितने रह गए, 4 लाख। इनकम टैक्स क्या करता है,
अकाउंटिंग डेप वापस क्या कर देता है, डिसअलाउ। अकाउंटिंग डेप वापस क्या कर देता है, डिसअलाउ। और फिर क्या करता है, अपने हिसाब से निकालता है डेप। अब वो अमाउंट 1.2 है या 80,000 है, 1.2 है। क्यों 1.2 है, क्योंकि उसने कम टैक्स लिया अभी, आगे जाकर क्या लेगा, ज्यादा। तो कम कब होगा, जब ये माइनस ज्यादा करा दिया उसने, 1 लाख से ज्यादा माइनस करा दिया, तो अभी उसने डेप की डिडक्शन क्या दे दी, ज्यादा दे दी, तो आगे जाकर क्या लेगा, कम टैक्स लेगा। तो टैक्स ज्यादा लेगा, डेप की डिडक्शन क्या कर देगा, कम। अभी उसने डिडक्शन ज्यादा दे दी डेप की, अभी डिडक्शन डेप की क्या दे दी, ज्यादा। उसने कहा तुम्हारा 1 लाख जोड़ लो और मेरे हिसाब से ज्यादा डिडक्शन ले लो, तो अभी टैक्स कम ले रहा है, आगे क्या होगा, डेप की डिडक्शन कम हो जाएगी और टैक्स क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो डीटीएल बनेगा। लेकिन ये कह रहे तुम मत सोचो, तुम्हारे बस की नहीं है, टैक्स हॉलिडे के साथ इतना कैसे सोच लोगे, तुम छोटे बच्चे हो। बोलो ऐसे आप सोच चुके हो, बताऊं आपको कहां सोच चुके हो यहाँ पे। डेप, इनकम टैक्स ने कितना डेप दिया था अपने को, ज्यादा दिया था ना, तो 2 लाख ऐड करवा दिया और 5 कम करवा दिया, तो इनकम टैक्स ने टैक्स कम लिया, तो आपने क्या बनाया था, डीटीएल। तो अब आपको आता है, वो कहता है ये तो आपको आता है, अब टैक्स हॉलिडे सोचो। अब उसमें ऐसे सोचोगे तो फिर तुम पागल हो जाओगे ना, सोच सोच के ओवर थिंकिंग हो जाएगी। तो इसलिए यहां कह रहा है कि लाइबिलिटी बनेगी, इस पे तो दिमाग लगाओ मत, बनानी है या नहीं वो आप सोचो। फ्रॉम द थर्ड ईयर इट इज एक्सपेक्टेड दैट टाइमिंग डिफरेंस वुड रिवर्स ईच ईयर बाय INR 10। जो 200 अराइज हुआ है ना पहले साल, और अगले साल भी 400 क्या हुआ है, अराइज, अब वो रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा थर्ड ईयर से, 10 10 10। और टैक्स रेट कितना है, 40%। आप डीटीएल का बैलेंस बताओ सेकंड ईयर में, और चार्ज भी बताओ। तो इसको टाइमलाइन पे बना लेता हूं मैं। बताओ बच्चों, सबसे पहले कितने का राइज हुआ डिफरेंस, 200 का। पहले साल कितने का, अगले साल, ठीक है। और फिर ये 10 10 रुपए क्या होने लग जाएगा, तो टैक्स हॉलिडे में ही कितना रिवर्स हो जाएगा, 80। तो इस 200 में से 80 यही रिवर्स हो जाएगा, तो कितना बाद में रिवर्स होगा, 120। और ये तो सारा ही बाद में होगा, ये तो सारा ही बाद में होगा, बोलो ना बच्चों। तो जो बाद में रिवर्स होगा उस पर बनाओ। तो फर्स्ट ईयर के एंड में मैं जब डीटीएल बनाऊंगा, एल क्यों सोच रहा हूं, साफ साफ दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर के एंड में मेरा बैलेंस शीट में डीटीएल कितने का आएगा, 120 का 40%, 80 रुपीज। सेकेंड ईयर के अंदर कितना आएगा, टोटल डिफरेंस कितना हो गया, 120 प्लस 400, 520 का, वो गलत आ गया क्या अमाउंट। तो ऐसे इधर उधर क्यों देख रहे हो, मेरे को बोलो। वो पीछे देखने लग गया होता विपुल को, वंशुल को देखने लग गया। 120 प्लस 400 का, बोलो, 40% कितना आया, 100, 208। ये तो होगी बैलेंस शीट फिगर। पी एंड एल में पहले साल 48 चार्ज करूंगा और दूसरे साल 160 चार्ज करूंगा। यहाँ लिख दिया, मैं वापस समझाऊंगा, ठीक है। बताओ बच्चों, पहले साल कितने का डिफरेंस अराइज हुआ, 200 का। अब मेरा रूल क्या कहता है, जो टैक्स हॉलिडे में डिफरेंस अराइज होगा और टैक्स हॉलिडे में रिवर्स हो जाएगा, उस पर नहीं बनाऊंगा। तो पहले साल के एंड में मुझे पहली बात तो 400 नहीं पता। अब 200 के बारे में मैं सोचता हूँ कि ये थर्ड ईयर से क्या होने लग जाएगा, 10 10 10 10 करके रिवर्स होगा। तो 200 में से 80 तो यही रिवर्स हो जाएगा, तो कितना आगे जाके रिवर्स होगा, 120। तो 120 का ऐसा डेप है जो आगे जाकर रिवर्स होगा, तो मुझे क्या करना है, 120 पर 40% बनाना है। बनाना क्या है, DTL। क्वेश्चन ने साफ कह दिया, पक्का। बोलो बच्चों, अभी ज्यादा डेप लागू हो रहा है, बाद में क्या होगा, कम। अभी ज्यादा डेप लागू होने से अभी टैक्स क्या लग रहा है, कम। ऐसे समझ लो। एक बार 35AD वाली एसेट याद है आपको, तो 1 लाख की एसेट खरीदी,
अकाउंट्स में मैं कितनी डिडक्शन लेता हूं? 20 20 20। करंट टैक्स निकालने के लिए चलो मैं पूरे फिगर लेता हूं एक बार। नेट प्रॉफिट बिफोर डेप कितने गए? 5 लाख। डेप कितने का आया? 20,000। 1 लाख का 20%, कितना रह गया? 480। इनकम टैक्स ने करंट टैक्स कैसे लिया? 480 में क्या ऐड कर दिया और माइनस क्या कर दिया? 1 लाख। तो उसने 80,000 पर अभी क्या लिया? कम टैक्स, क्योंकि उसने 35 एडी या 100% डेप दे दिया, तो उसने अभी क्या लिया? कम टैक्स लिया। तो आगे जाकर क्या लेगा? ज्यादा। अब अगले साल फिर से क्या होगा? मान लो 5 लाख में से 20 कम करूंगा तो कितना रहेगा? 480। तो इनकम टैक्स आगे कितने पर लेगा? 480 प्लस 20। तो इसको क्या बोलते हैं कि यहाँ तो ये 80,000 का डिफरेंस क्या हुआ? ओरिजिनेट हुआ। 80,000 का डिफरेंस क्या हुआ? ओरिजिनेट। जो 20,000 करके आगे 4 सालों में क्या होगा? रिवर्स। तो ऐसे यहाँ 120 का एडिशनल एक्स्ट्रा डेप अलग हो गया जो ओरिजिनेट हुआ। अब आगे वो 10 करके अगले साल भी कोई और एसेट खरीदेंगे तो और ओरिजिनेट होगा। उसके बाद में क्या होना स्टार्ट होगा? रिवर्स। पक्का? तो ये कह रहा है 200 में से 80 यहाँ रिवर्स होगा, तो 120 तो आफ्टर टैक्स हॉलीडे रिवर्स होगा। तो उस पर तो डिटेल बनाऊंगा, और ये तो पूरा ही आफ्टर टैक्स हॉलीडे होगा, तो उस पर पूरे पर ही डिटेल बनाऊंगा। तो पहले साल कितने की डिटेल बनाऊंगा? 48। अगले साल कितने की बनाऊंगा? एडिशनल 400 का। तो ये तो P&L की अमाउंट आ गई, और बैलेंस शीट की क्या करनी है? 48 प्लस 160 को ऐड कर लो, और या फिर सीधा देख लो कि दूसरे साल के एंड तक टोटल डिफरेंस कितना रहेगा। पहले साल 120 है, दूसरे साल के एंड में 520। पक्का? अरे बोलो ना लायक। ये पहले तो वही थियरी लिखी है जो ओरिजिनेट कब होते हैं? टैक्स हॉलीडे पीरियड। और रिवर्स भी कब हो जाते हैं? टैक्स हॉलीडे पीरियड। तो उन पर रिकॉर्ड नहीं करना। अब ये टैक्स हॉलीडे इनकम टैक्स के ये वाले सेक्शंस है, इनमें मिलता है। इन सेक्शंस में लिखा हुआ है कि आपको टैक्स से क्या है? छूट है। वो आप इनकम टैक्स में पढ़ लोगे, या तो इंटर में या फाइनल में। ठीक है। उसके बाद 200 का क्या है? भाई J&K में काम करने पर छूट है, कोई सेक्शन में तो लिखा होगा, तो वो इनकम टैक्स का सेक्शन। अब पहले 200 में से 80 तो यही रिवर्स हो गया, तो कितने पर बनाओ? 120 पर 48। और अगले साल 400 का 400 पूरे पर बनाओ, कितना? 160। और बैलेंस शीट का बैलेंस कितना हो जाएगा? 48%। पक्का? बोलो नालायक। अब हमारा टॉपिक क्या है? मैट। मैट। मैट क्या होता है? मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ठीक है। मैट एंड डेफर टैक्स। ऊपर वाले टॉपिक का नाम क्या था? टैक्स हॉलीडे प्लस डेफर टैक्स। टैक्स हॉलीडे तो कहां सीखते हो? टैक्स में। डेफर टैक्स कहां सीखते हो? यहां पर। मैट कहां सीखते हो? टैक्स में। और डेफर टैक्स कहां सीखते हो? यहां पर। अब मैं थोड़ा सा मैट के बारे में आपको बता दूं। मैं अंबानी हूं, ठीक है? नहीं, वो ये तू अंबानी है, ठीक कैसे है? बताओ, ये तू अंबानी है तो मैं इलोन मस्क हूं? बताओ, वो कह रहे। बताओ, एक बार मान लो कि मैं कौन हूं? बोल दो तो, ऐसे बोलने में पेट्रोल लग रहा है। क्या सर नहीं माना जा रहा है सर? बताओ, मैं अंबानी हूं, 500 करोड़ रुपए कमाए, सारे धंधे में कौन से कर लूंगा? 35 एडी वाले। अपने पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ठीक है? खाना कहां से आता रहेगा? इतना पैसा पड़ा है,
कि खाना आता रहेगा। जैसे समझ लो कि मैं कोचिंग से अब मैं खाने का मोहताज नहीं हूँ, मेरे कपड़े वाले काम से क्या आ जाता है, रोटी की टेंशन नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो क्या? तो मेरे को अब दूसरे काम में वहां से आ जाता है, या इतनी सेविंग्स पड़ी है, एफडीआर पड़े हैं कि उनके ब्याज से क्या आ जाता है। अंबानी की दिक्कत है क्या? उसके पास तो इतनी सेविंग्स होगी कि उसके इंटरेस्ट से क्या आ जाते होंगे, तो रोटी पानी की टेंशन है नहीं। अब बिजनेस से कमाए 500 करोड़ और साल के एंड में पूरे का ही क्या कर दो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो 35 एडी आपको 100% डिडक्शन देता है, और इसको कर दो नील, टैक्स ही नहीं देते थे लोग। आप समझ रहे हो क्या? 35 एडी वाला बिजनेस क्या है? जैसे मान लो कोचिंग 35 एडी में है और मेरे घर पे रोटी की मुझे टेंशन नहीं है, मेरे पापा कमा लेते हैं, ठीक है, तो क्या करूंगा, साल के एंड में क्या देखूंगा, कितना प्रॉफिट आ रहा है। मान लो कि कोचिंग में, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इतना नहीं है, मान लो कोचिंग में 2 करोड़ प्रॉफिट आ रहा है। अब कोचिंग को आगे बढ़ाना ही है और मुझे इसमें पूरे में क्या लगाने हैं, स्मार्ट पैनल, गार्डन बनाना है, ये करना ही है, तो 2 करोड़ का 2 करोड़ साला वापस किस में डाल दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। फिर 35 एडी लगा के जीरो टैक्स। भाई 35 एडी वाले बिजनेस वाले तो लास्ट में अगर उनके घर में दिक्कत नहीं है तो वो क्या करेंगे, उस बिजनेस को ग्रो ही तो कराओ ना। आज कुछ भी हो जाए, आप बिजनेस आगे से आगे बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो? आज कोचिंग है, सब कुछ है, लेकिन इसमें क्या है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दे तो और आ जाए बाहर, एक टेबल टेनिस की टेबल लिखवा दूंगा तो क्या होगा, बच्चे रुक जाएंगे, टीटी की टेबल हो, बोलो, स्नूकर वाली टेबल रखवा दो। बढ़ाना ही तो है, आज नहीं तो कल करने भी है ये, लेकिन धीरे धीरे करने। लेकिन मेरा घर कहीं और से चलता है तो क्या होगा, जितना बच रहा है सारा वापस लगा दो। अगर इनकम टैक्स जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं उसकी रिडक्शन देता है तो बड़े कॉर्पोरेट ने टैक्स ही जीरो भरने स्टार्ट कर दिए। ऐसे ऐसे काम किए जहां पर क्या है, टैक्स जीरो है। ये 10 AA वाली रिडक्शन, JNK में जाके फैक्ट्री लगा ली, कौन सा अंबानी को बैठना है वहां, मरे तो एम्प्लॉय मरे, कौन सा उसको बैठना है, टैक्स तो जीरो करो। और तब भी आ जाते हैं लोग जॉब करने वाले, थोड़ी सी सैलरी ज्यादा होगी लेकिन वो बैठे रहेंगे, कौन सा डेली गोलियां पड़ती है वहां, ऐसे थोड़ी है पहुंचते ही गोली मार दी। अरे बोलो, असम में रह नहीं रहे क्या हमारे लोग, रह ही रहे। तो इन्होंने टैक्स ही क्या कर दिए, जीरो। अलग अलग इनकम टैक्स में जहां छूटे मिलती है प्लानिंग कर करा के टैक्स क्या कर दिए। तो इनके लिए क्या लाया गया कि तुम्हें किसी और तरीके से एक ऑल्टरनेट टैक्स भरना होगा। तो फिर फायदा ही क्या हुआ आप कहोगे, नहीं फायदा होगा। जैसे मान लो मेरा इनकम टैक्स कितना आया, नील, और मैट कितना आया, 10। तो कभी ना कभी उल्टा हो ही जाएगा, इनकम टैक्स ज्यादा आने लग जाएगा। मैट क्या होता है, आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट्स के अलावा कोई और तरीके से टैक्स निकालना होता है, और उस तरीके से आया तो इन दोनों को क्या करना है, हायर भरना है। ठीक है, इसके बारे में आप टैक्स में पढ़ोगे, टैक्स में आप AMT पढ़ोगे। मैट कॉर्पोरेट के लिए वर्ड यूज होने वाला है, और बाकी लोगों के लिए क्या होता है, AMT, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ये कोई और ही चीज होती है, बुक प्रॉफिट होता है, उसका कुछ परसेंटेज भरना होता है। अब जिस साल तुम्हारा इनकम टैक्स 12 आ जाए और मैट कितना है, मतलब मान लो अगले साल इनकम टैक्स आ गया 15, मैट के हिसाब से कितना आ रहा है, या 7 आ गया, और मैट के हिसाब से कितना आ रहा है, 4, तो आप क्या कर लेना, इस 10 को क्या कर लेना, सेट ऑफ कर लेना। तो अब कितना भरना है आपको, पहले साल कितना भरना है पहले बताओ, 10। फिर कितना भरना है अगले साल, 7। ऐसा क्यों हो गया, देखो मेरी बात सुनो, मैंने 35 AD की डिडक्शन ले ली ना, पूरे 1 लाख की डिडक्शन ले ली, तो इनकम टैक्स मेरा बहुत कम हो गया। तो वो कह रहे कोई बात नहीं, एक ऑल्टरनेट तरीके से और टैक्स निकालो, और वो ज्यादा आ रहा है तो वो भरना पड़ेगा। तो फिर मैं कहूंगा इसका फायदा ही क्या है, फिर तुम्हारी डिडक्शन का मतलब ही क्या है जब तुम कोई और तरीके से ज्यादा टैक्स लेते हो। वो कह रहे हैं नहीं, आगे के सालों में आपका क्या होगा, आप 480 पर टैक्स भरने आओगे, हम ज्यादा लेंगे।
तो उस समय जब तुम्हारा टैक्स ज्यादा आएगा ना, तो उस समय तुम क्या ले लेना, मैट वाला क्रेडिट क्या कर लेना, यूज कर लेना। यहां देखो मेरी बात सुनो, इस प्रॉफिट को मैं कितना कर देता हूं, 1 लाख, और नेट प्रॉफिट मेरे कितने बच गए, 80,000, और मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कितने का किया है, 1 लाख का। पक्का? मेरा इनकम टैक्स कितना आएगा, 80,000 में 20,000 क्या कर देगा, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 लाख, ये दो अलग अलग है, ये 1 लाख क्या है प्रॉफिट, और ये मेरा क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों बाई चांस क्या करें मैंने जानबूझ के 1 लाख। इनकम टैक्स क्या करेगा, 1 लाख पूरे की डिडक्शन दिलाएगा, 100% डिडक्शन दिलाएगा, तो उसने तो नील कर दिया। तो ये कहते हैं मैट वूट कुछ भरना पड़ेगा, भले आपका करंट टैक्स इतना आता है, लेकिन आपको मिनिमम ऑल्टरनेट इतना तो भरना ही पड़ेगा। उन्होंने मिनिमम ऑल्टरनेट बढ़ा लिया कितना, क्या मान लो वो मिनिमम ऑल्टरनेट कितना आ गया, 3,000। वो कैसे आता है वो आप टैक्स में पढ़ोगे, मैट। तो कितना बढ़वा लिया उन्होंने, 3,000। अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, फिर से मेरे प्रॉफिट यही कंप्यूट हुए, तो मेरा करंट टैक्स कितना आएगा, 80 प्लस 1 लाख, और 1 लाख का 30%, 30,000 आएगा। तो आप इस 30,000 में 3,000 का वापस क्या ले लेना, क्रेडिट ले लेना। इस 30,000 को पे करते वक्त ये 3,000 का क्रेडिट ले लेना, लेकिन एक बार कुछ तो भर दो। तो ये 3,000 लगा या नहीं लगा, नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि एक बार आपके हम इनकम टैक्स में हाई डिडक्शन दे रहे हैं, तो एक बार आपसे कोई और तरीके से कुछ ना कुछ भरवा रहे हैं। ये भरा हुआ आपका खर्चा नहीं है, क्योंकि अभी हाई डिडक्शन है, तो आगे क्या होगा, वो हाई डिडक्शन रिवर्स होगी, तो उस समय जब आपको ज्यादा भरना आएगा, शाबाश, जब आपको ज्यादा भरना आएगा तब इस 3,000 की क्या लेना, डिडक्शन। समझ गए? तो मैट का रूल क्या होता है कि अगर मैट तुम्हारा 10 आ रहा है तो आप कितने का पेमेंट कर दो, 10। अब अगले साल आपका ये 7 आ रहा है, तो आप 7 में से कितना माइनस करवा लो, जो पहले एक्स्ट्रा भरा हुआ है बेमतलब का, 10 का 10। लेकिन आपका मिनिमम अभी भी कितना भरना पड़ेगा, 4। तो आपका ये 10 में से कितना रिवर्स हो गया, 3। 7 भरना था, आपने भरा कितना, 4। तो 10 जो भरा था उसमें से कितने का एक्स्ट्रा ले लिया आपने, 3। वो कह रहे हैं आपका इनकम टैक्स नहीं ला रहा है, एक बार मैट भर दो 10, और ये मैट आ गया, आप क्या लेना, बेनिफिट लेना। अगली बार इनकम टैक्स कितना आया, 7, और मैट कितना आया, 4। तो ऐसे नहीं है कि 7 में से 7 10 मतलब 7 का क्रेडिट ले लो, 0 भरो, मैट से नीचे तो जाना ही नहीं। तो कितना भरना पड़ेगा अभी, 4। तो 10 में से कितने का फायदा ले लिया, 3। अगली बार ये आ रहा है 15, ये आ रहा है 3, तब क्या करो, 7 का और बेनिफिट ले लो, और कितना भर दो, 8। इस तरह के कुछ रूल इनकम टैक्स में। पक्का? मैट तक का कम से कम भरो, और मैट की वजह से जो एक्स्ट्रा भरा जाता है आपका, वो क्या कर लेना, आगे सेट ऑफ भी करना। पक्का? क्या भाई, ये सिंपल ही बना देता ना मैं अगले साल, तो कोई दिक्कत ही ना आती है, तो मैं ऐसे मजबूर कर रहा हूं। मान लो अगले साल कितना बन गया, ये 25 बन गया, तो कितना भरना है, 15। 10 का सेट ऑफ ले लो। तो मैं जानबूझ के 7 लिखा था, ताकि मिनिमम तक तो भरना ही भरना होगा। पक्का? अरे यस और नो? तो आपको एक एक्स्ट्रा क्या और भरना पड़ता है, मैट और भरना पड़ता है। अगर आपका इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अमाउंट क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो आपको गवर्नमेंट को एक टैक्स और देना पड़ता है, वो क्या है, मैट। 15 साल तक इनकम टैक्स में पड़ोगे आप, 15 ईयर्स। 1 साल तक मिलता तो नालायक, यहाँ फिर करवाया क्या, ऐसे पिछले एग्जाम्पल में जब मैंने यहाँ 7 लिखा था, तो कितना सेट ऑफ हुआ था, 4 भरा था, 3 सेट ऑफ किया था। अगली बार मैंने 15 लिखा था, तो बचा हुआ 7 सेट ऑफ किया था ना। तो 1 साल तक मिलता तो यहीं खत्म हो जाता। कम से कम 2 तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए था, 2 तो होता ही है। गुड मॉर्निंग, मतलब दूसरे साल तो किया ही था मैंने इस एग्जाम्पल में। और ये कितने समय तक आगे ले जाते हो, 15 साल तक। मेरे को नहीं समझाना, ये किस में करना है आपने, टैक्स में। अभी हमें क्या करना है, डेफर्ड टैक्स।
पक्का। अब मैट का मतलब आप बस ये देख लो कि अगर आपका करंट टैक्स मतलब इनकम टैक्स प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कौन सा टैक्स कम आ जाए और मैट क्या आ जाए ज्यादा, तो आपको एटलीस्ट कितना भरना पड़ेगा मैट। कहाँ गया मैट? सेकंड जगह। इलिस्ट्रेशन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ ए लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड दिस, कैलकुलेट द डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी एंड अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड टू बी। आप किसको भूल जाओ एक बार, इतना भूल जाओ, नॉर्मल बताओ आप। अकाउंटिंग प्रॉफिट्स कितने हैं? 6 लाख, और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग क्या है? 60,000 ही। इतने कम कैसे कर दिया आपने? आपने कोई बहुत भयंकर डिडक्शन लिए? 10% ही रह गए। खातों में देखो तो क्या है, देखो हुआ क्या था, रिलायंस कंपनी थी, अकाउंट्स में तो बिल्कुल हेल्दी पोजीशन है, करोड़ों रुपए के प्रॉफिट है, और टैक्सेबल इनकम क्या है? जीरो। जैसे 35AD ले लिया, अकाउंट्स में तो करोड़ ऑफ रुपीज की इनकम है और टैक्स में जीरो है। तो शेयर होल्डर तो कहते हैं इस कंपनी में अच्छे प्रॉफिट है, शेयर में इन्वेस्ट करो, और जब टैक्स भरने की बात आती है तब सारे इतने टैक्स प्लानिंग कर रखी है कि हर डिडक्शन ले रखी है, और क्या हो जाता है? टैक्स जीरो हो जाता है। समझ रहे हो क्या? जैसे मैंने बोला कि सारा 35AD में डाल दो, तो टैक्सेबल प्रॉफिट क्या हो गया? जीरो। और अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है? 500 करोड़ का क्या है? 5 स्टार होटल से कमाया। 35AD में पड़ा है ना, 2 स्टार और अबव कैटेगरी का होटल, तो 500 करोड़ 5 स्टार होटल से कमाया, और बाद में 500 करोड़ का 500 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया। तो टैक्स भरने वाले टाइम तो रोते हो कि टैक्सेबल इनकम नहीं है, और शेयर होल्डर को क्या भेजते हो? इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छे हम। ये क्या बात हुई? तो इसलिए क्या इंट्रोड्यूस किया इनकम टैक्स वालों ने मैट, कि कम से कम इतना तो भरना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। पक्का। तो अब अकाउंटिंग प्रॉफिट तो है 6 लाख, शेयर होल्डर को कितना बता रहे हैं हम? अकाउंटिंग प्रॉफिट मतलब जो शेयर होल्डर को बैलेंस शीट P&L भेजे, 6 लाख। और इनकम टैक्स वाले को क्या कहते हैं साहब, कैसी बात कर रहे हो? 10% ही है। 6 लाख का 10% ही इनकम है, बताओ। ऐसे समझो, अमाउंट्स को अगर मैं ऐसे कर दूं तो ऐसा ही करता था वो, कि खातों में प्रॉफिट कितने आ रहे हैं? 50,000 करोड़, और शेयर टैक्स कितने पर आ रहा है? सिर्फ 5,000 करोड़। 1976 के अराउंड से लेकर 1999 तक रिलायंस ने 1 रुपए का टैक्स पे नहीं करा, टैक्स प्लानिंग कर करके। अब 22-23 सालों तक अपनी फॉर्म से, अब ये साल आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन 20 साल तो एटलीस्ट थे, अपने फॉर्मेशन से लेकर 20 सालों तक रिलायंस ने 1 रुपए का टैक्स नहीं पे किया। इतनी टैक्स प्लानिंग थी। तो उसके लिए क्या इंट्रोड्यूस किया गया था? मैट। अब मुझे ये बताओ कि DTA बनेगा या DTL, इन दोनों चीजों के देख के बताओ। इनकम टैक्स अभी टैक्स कम ले रहा है या ज्यादा? वो तो 60,000 का ही कितना ले रहा है? 20%। आगे जाके ज्यादा लेगा, हमने बहुत सारी डिडक्शंस ले ली है अभी। 35AD है पूरा, अभी आप माइनस हो गया तो आगे डेफ डिसलव होगा, तो आगे क्या लगेगा? ज्यादा। भैया 6 लाख का अकाउंटिंग प्रॉफिट है, उसने 6 लाख में क्या कर दिया? 5,40,000 की कोई हैवी डिडक्शन दे दी, तभी तो टैक्सेबल प्रॉफिट कितने रह गए? 60,000। तो वो 60,000 का ही कुछ ले रहा है, तो मैं DTL कितने की बनाऊंगा? 5,40,000 की DTL बनेगी ना, क्योंकि अभी टैक्स कम दे रहे हैं, 6 लाख की बजाय 60 पर ही दे रहे हैं। आगे जाकर क्या देंगे? अब बोल दे, तो आगे क्या बनेगा? DTL। तो बाकी चीजें छोड़ दो आप आंसर में। आपको DTL समझ में आती है? 1/8 कैसे आएगी? 5,40 का 20%, ये इसने कैसे निकाला? 6 का 20%, 60 का 20%, फिर उन दोनों 20% का नेट कर लिया, तो वो बचना क्या है? 5,40 का 20%। तो ये 3 लाइनें समझ में आ रही है क्या जो हाईलाइट करी हुई? तो DTL बनाना है तो टैक्स एक्सपेंस डालना पड़ेगा। करेंट टैक्स कितना आएगा? 12,000। करंट टैक्स तो डालते ही है ना, टैक्सेबल इनकम पर टैक्स। करंट टैक्स किसको बोलते थे आप? एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अगली लाइन में क्या लिखते थे? डेफर्ड टैक्स। लाइबिलिटी बन रही है तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा। अब किसका रोल आएगा? मैट का। मैट कितना देना पड़ेगा? मैट देना होता है बुक प्रॉफिट का मैट परसेंटेज। बुक प्रॉफिट इंटू मैट परसेंटेज। बुक प्रॉफिट कितना है? 350। मैट परसेंटेज कितना है? 7.5। कितना आ गया?
26,250, 26,250। तो इनकम टैक्स कहता है मुझे एटलीस्ट इतना तो देना पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा? 26,250। मैं उसके पास कितना देना चाह रहा हूं? सिर्फ 12। तो वो कितना और एक्स्ट्रा लेगा? 14,250। तो करंट टैक्स कितना आ गया? मतलब करंट टैक्स कितना भरना पड़ेगा? इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कितना भरना पड़ रहा है? 26,250। आज 12,000 रहा है, लेकिन वो तो कितना ले रहा है? करंट टैक्स तो एक तरह से 26,250 ही लेगा। वो 12 पे मानेगा थोड़ी। अरे बोलो। तो और डेफर्ड टैक्स तो अलग से ही। तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए तो किसके हिसाब से निकालना? इन दोनों के हिसाब से, जैसे पहला कर रहे थे, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम। पक्का? अकाउंटिंग इनकम पर टैक्स बनता है 1,20, लेकिन इनकम टैक्स वाला कितना ले रहा है अभी? टैक्सेबल इनकम बहुत कम है, 12। तो वो बैलेंस कब लेगा? आगे जाकर लेगा। तो डीटीएल। लेकिन करंट टैक्स अब मैट के हिसाब से थोड़ी आएगा। करंट टैक्स कितना भरना पड़ रहा है? 12 नहीं, इनकम टैक्स को तो 26,250 देना पड़ रहा है। तो ये एक्स्ट्रा वाला और जोड़ दें। तो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, इतना तो पहले भी कर ही रहे थे। क्या करना? मैट वाला जो क्या है, टैक्स आए, उसमें से कौन सा माइनस कर देना? करंट वाला, और वो एक्स्ट्रा जोड़ देना। अरे यस और नो? करंट टैक्स कैसे आएगा? इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स वाली इनकम के अकॉर्डिंग। डेफर्ड टैक्स कैसे आएगा? अब ये ज्यादा देना पड़ रहा है, तो कितना ज्यादा देना पड़ रहा है वो आगे जाकर क्या होगा? अभी कम देना पड़ रहा है, सॉरी, आगे जाकर ज्यादा देना पड़ेगा। पक्का? अब एक चीज और एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। देना 26,250 पड़ेगा। तो 26,250 का एक्सपेंस तब डालता जब ये 12 नहीं डाला होता। तो टोटली ओवरऑल ही कितना देना है? 26,250। तो 14 और डालते। पक्का? समझ गए? अब बच्चों दो टॉपिक रह गए अपने, टैक्स रेट्स और एक और आएगा। टैक्स की कौन सी रेट यूज करनी है? करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स का मतलब क्या है? इस साल वाला, एज पर इनकम टैक्स वाला। एप्लीकेबल टैक्स रेट। और डेफर्ड टैक्स के लिए कौन सा लेना है? एप्लीकेबल फ्यूचर टैक्स रेट that has been enacted or substantially, स्पेलिंग बताओ, substantially enacted। या तो इनेक्ट हो गई है या क्या है? सब्सटेंशियली क्या है? इनेक्टेड। इसका मतलब क्या है? बस सुनना हो ध्यान से। और इनेक्टेड का मतलब बाय बैलेंस शीट डेट। ये तो अभी लिखा है, समझाते हैं। सुन बच्चे, इस साल की टैक्स रेट कितनी है? 30%। और अगले साल की कितनी है? 25%। ठीक, पहले साल का P&L बना रहा हूं। नेट प्रॉफिट बिफोर बोनस 10 lakhs। क्या हो गया बेटे? हद हो गया हमें। कितना रह गया? 90,000। कुछ भी ले लो, इंडियन रेलवे की पेमेंट ले लो। क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हो क्या? उसके बाद में
टैक्स एक्सपेंस दो पार्ट में आता है। करंट टैक्स नालायक, कितना आएगा करंट टैक्स? कितना रेट? इस साल का टैक्स कितना लगेगा? 30,000। आराम से सोच के बताऊं, आराम से बिल्कुल। अगले साल कितने रुपए बचेंगे? अगले साल बताओ, नेट प्रॉफिट कितने का आएगा अगले साल? 60 आता है ना, जिस साल बोनस डिसअलाउ होता है अगले साल 60 आता है। बोनस अगले साल पीएनएल में आएगा या नहीं? नहीं, अगले साल में अगले साल का आएगा। मैं तो समझाने के लिए लेता हूं कि ये वाला नहीं आ रहा और अगले साल में अगले वाला आएगा। लेकिन मान लो अगले साल बोनस देना ही नहीं है, याद है ना शुरू से ही बात। 60 टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स कितना आएगा? अगले साल पिछला बोनस पे कर दिया, 60,000 माइनस 10 का, तो मेरे को 10,000 का भले ही 30% एक्स्ट्रा भरना पड़ा है। अगले साल मेरा टैक्स रेट ही क्या हो गया है? कम। तो मेरे को बचेगा ही कितना? अगले साल मैं टैक्स भरने जाऊंगा तो 60,000 का 25% भरना था। कितना आता है 60,000 का 25%? 15,000। वो कह रहे नहीं, तुमने 10,000 पे कर दिया तो आप कितने पर ही भर दो, 50,000 का ही 25% भर दो। तो कितना हो गया? तो मेरी बचत तो कितनी होगी? तो अभी भले ही 10,000 डिसअलाउ हो रहा है, लेकिन अगले साल जब वो अलाउ होगा तो अगले साल की टैक्स रेट होगी ना वो। तो डेफर्ड टैक्स औरों का बेनिफिट्स या डिसएडवांटेज है, या मतलब लाइबिलिटी है, वो कब चुकानी है? अगले साल। तो अगले साल की रेट से बनने चाहिए ये तो। अरे समझ रहे हो क्या मैं कह रहा हूं? आगे जाकर टैक्स कम या ज्यादा हो जाएगा तो कम या ज्यादा अगले साल की रेट से होगा वो तो। यहाँ मेरे भले ही 3,000 एक्स्ट्रा चिप गए, अगले साल बचे कितने? अगर अलाउ नहीं होता तो कितने पर टैक्स देता? 60,000 पे 15,000। अब कितने पर लग रहा है? 12,500। तो मेरे बचत तो कितनी करवा पाया है? 2500 ही करवा पाया। तो मुझे आगे जाकर फायदा कितने का है? 2500 का। अरे सर ये तो गलत हो गया। ये गलत इसलिए हो गया, रेट कम हो गई। रेट ज्यादा होती तो क्या होता? फायदा हो जाता। रेट ज्यादा होती तो क्या हो जाता? फायदा हो जाता। कि अगले साल कितना बच जाता फिर? मैं 60,000 का 35% भरने के बजाय कितना भरूंगा? 50 का 35%। अगर रेट 35 हो जाती थी फिर मुझे बेनिफिट कितने का होता? 35%। तो अब मैं यहां पर कौन सी रेट लूं? फ्यूचर वाले। बट फ्यूचर किसने देखा है? सरकार की क्या रेट रहेगी? सर ये दी हुई अगले साल की रेट, ये तो मैंने दी है, तुमने मानी है। अगले साल की रेट किसको पता है? और हो सकता है कि 5 साल बाद टैक्स हॉलीडे पीरियड के बाद रिवर्स हो, उस समय की टैक्स रेट लो। जब भी इसको रिवर्स होना है उस समय की लो। तो ऐसे कहां से लाऊंगा मैं? तो इसलिए कहता है अपनी मर्जी से कुछ मत सोचना, वो इनेक्ट हो जानी चाहिए या सब्सटेंशियली इनेक्टेड। इनेक्ट का मतलब लॉ बन जाना चाहिए बाय बैलेंस शीट डेट। इस दिन तक क्या है, ये आ जाना चाहिए कि अगले साल की टैक्स रेट 25 है। चाहे सरकार सोच रही है कुछ कर रही है, आपको नहीं, आपको फिर इसी से बनाना है। इस दिन तक लॉ आ गया है कि अगले साल की टैक्स रेट 25 है, तब तो 25 से, नहीं तो 30 से। नहीं आया है बट सब्सटेंशियली इनेक्टेड है। सब्सटेंशियली इनेक्टेड का मतलब, इसका मतलब यही है कि यही आएगा। तो क्या होगा? 25%। ऐसा क्यों लिखा है इसने? हमारे भारत में बजट कब आता है? लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब। इंडिया का बजट कब आता है? लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब, जिसमें यह लिख के आ जाता है कि अगले साल की टैक्स रेट क्या होगी। बट वो बजट क्या होता है? सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट होता है। बजट का मतलब ही क्या होता है? एस्टिमेशन। ये हमारे बजट से, लेकिन वो बजट आगे अप्रूव होता है किससे? इंडियन प्रेसिडेंट से। तो वो बजट लगभग 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 वैसे ही अप्रूव हो जाता है। प्रेसिडेंट को हमारे देश में वैसे भी क्या बोला जाता है? स्टैंपिंग अथॉरिटी है। मेन अथॉरिटी कौन होती है? प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट का काम क्या है? सिर्फ स्टैंप लगाना। तो वो इनेक्टेड तो नहीं है जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं कर देता, लेकिन वो सब्सटेंशियली इनेक्टेड जैसा ही है।
कि अगर बजट आ गया है, पार्लियामेंट में डेलिब्रेशन भी नहीं हुई इन बातों पर, इस ना कोई अपोजिशन विरोध कर रहा है ना कुछ कर रहा है, पता ही है कि इस पे कोई डिस्कशन ही नहीं हुई है लंबी चौड़ी बजट वाले टाइम, और अगले साल कितनी होने वाली है 25, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंशियली इनेक्टेड। कि वो लॉ इनेक्ट नहीं हुआ अगर 31 मार्च तक प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिलती नहीं है, मई तक मिलती है अप्रूवल, तो अगर अप्रूवल नहीं मिली है तो भी वो सब्सटेंशियली इनेक्टेड जैसा है। अब बजट आया ही नहीं है, निर्मला सीतारामन ट्वीट डालती रहती है, तब नहीं माना जाएगा, तब वो इनेक्टेड, वो होपफुल है बस, वो फिर सब इनेक्टेड या सब्सटेंशियली इनेक्टेड नहीं। पक्का? सब्सटेंशियली इनेक्टेड का मतलब पार्लियामेंट में बजट तो आ गया एटलीस्ट। पक्का? तो ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं। अगर ऐसा हो कि अगले साल की एप्लीकेबल टैक्स रेट कितनी रहने वाली है, 25 या 35, तो ये डीटीए डीटीएल किससे हिसाब से बनेगा बस। तो ये अब थियरी के लिए कर रहे हैं हम, कहीं मिस ना हो जाए, कहीं रह ना जाए, एमसीक्यू वगैरह ना। करंट टैक्स किस रेट से बनाने, करंट वाले से। फॉरेन टैक्स कौन से बना, फॉरेन क्या, डेफर्ड टैक्स फ्यूचर रेट से, लेकिन वो ऐसे नहीं कि अपने आप सोचो इनेक्ट होनी जरूरी है या सब्सटेंशियली इनेक्टेड। पक्का क्या बच्चों? अब एक क्वेश्चन करना है अपने को। बच्चों अब हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? नाइन्थ। एबीसी कंपनी लिमिटेड एडेड इन्वेस्टमेंट इन वीसी, वीसी मतलब वेंचर कैपिटल, अमाउंटिंग टू रुपीज 10 crores. Venture capital in turn had invested in the below portfolio companies, new startups on behalf of AB. Oscar, G, Star, Sony. टोटल कितने गए? 10 crores. ड्यूरिंग द ईयर 1920 वेंचर कैपिटल ने इन्वेस्टमेंट स्टार वाला कितने का था? 4 का। कितने में सेल कर दिया? 8 crores में। और 8 crores हैव बीन ट्रांसफर्ड बाय वेंचर कैपिटल टू एबीसी। मैंने पैसे किसको दिए? कि आप मेरे इस पैसे को बढ़ाओ, आप मेरे ब्याह पर इन्वेस्ट करो और आप इस पैसे को बढ़ाओ। पैसे वाली कंपनी क्या कर देती है? दूसरों को आगे पे रुपए दे देती है। मैं खूब पैसा हो गया, एम एस धोनी हूं मान लो, तो मैं 500 करोड़ 200 करोड़ किसको दे देता हूँ? वेंचर कैपिटल वालों को इन्वेस्ट करो और इसको बढ़ाओ। तो मैं एम एस धोनी नहीं हूँ इसमें, मैं कौन हूँ? एबीसी। और मैंने किसको दिया पैसे? वीसी को। अब मैं इसकी परफॉर्मेंस ऐसे नहीं देखता कि 4 करोड़ का 8 करोड़ में बेच दिया। मैं कैसे देखता हूँ? 10 करोड़ दिए थे, कितने कर दिए? अब देखो किसी ना किसी में तो प्रॉफिट होगा, किसी ना किसी में क्या होगा? लॉस। तो ऐसे मतलब नहीं है कि लॉस प्रॉफिट इंडिविजुअल देखूं। मैंने तुम्हें कितने दिए? 10 करोड़। आपने कितने कर दिए ये बताओ? तो इसने 4 वाला कितने में बेच दिया है? 8 में। बट इनकम टैक्स कैसे टैक्स लगाता है? इंडिविजुअल पर। वो तो शेयर वाइज लगाएगा, पोर्टफोलियो वाइज थोड़ी लगाएगा। तो उसने कहा कि 4 का कितने में बेच दिया तुमने? 8 में। तो 8 करोड़ को उसने क्या कर कि कॉस्ट माइनस हो गई। एक बार ये नहीं, कैपिटल गेन कितना लग गया? 4 करोड़ पर। 4 करोड़ कौन सा आया? 8 करोड़ में कौन सा सेल हो गया? स्टार वाला ना। तो 8 माइनस 4, उसके ऊपर 20% क्या लगा दिया? कैपिटल गेन। ठीक है। अब एमएस धोनी या जो इन्वेस्ट करता है उसकी एंट्रीज पता है किस तरह से होती है? वो कहता है इन्वेस्टमेंट फीडबैक कितने का। अब आगे बेच रहा है खरीद रहा है, एक एक की एंट्री ये नहीं करता। ये उसको अब किस में इंटरेस्ट नहीं है, एक एक परचेज सेल में। ऐसे तो वो दिन में 50 बार खरीदता है बेचता है। अब जब कुछ वापस आ जाता है तब क्या कर देता है? बैंक टू इन्वेस्टमेंट। तो पहले 10 करोड़ तक की रिकवरी तो किस में से क्रिएट करता रहेगा? इन्वेस्टमेंट में से। उसके बाद आ गया तो क्या बुक करेगा? प्रॉफिट। मैंने तुझे 10 करोड़ दे दिए, मैंने एंट्री डाल दी समकित टू बैंक 10 करोड़। अब समकित ने मुझे वापस कितने दे दिए? 8। तो बैंक टू समकित या बैंक टू इन्वेस्टमेंट। अब समकित की परफॉर्मेंस मैं कैसे देखता हूं कि 10 से ऊपर आ गया तो प्रॉफिट है, 10 से कम आया तो लॉस है। तो मैं अकाउंटिंग कुछ इस तरह से करता हूं वेंचर कैपिटल वालों की। तो मेरे अभी कोई प्रॉफिट बुक नहीं होगा क्योंकि मेरे अभी 10 की रिकवरी आ रही है। बट इनकम टैक्स क्या करेगा? हाथों हाथ क्या करेगा? प्रॉफिट पर टैक्स ले लेगा। बोलो। तो अभी क्या हो गया? इनकम टैक्स ने 4 का 20% क्या ले लिया? टैक्स। अब ड्यू टू कोविड 19 रिमेनिंग स्टार्टअप जो बचे हुए थे ना,
स्टार्टअप्स ये अच्छा नहीं कर रहे और उनको जल्दी बंद करना पड़ेगा और इसकी सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं और लॉस डालना पड़ेगा उसके ऊपर। इम्पेयरमेंट लॉस का मतलब क्या होता है कि इनकी वैल्यू क्या होगी, खत्म सी होगी। कोविड-19 है, अच्छा नहीं कर रहे हैं और लॉस डालना पड़ेगा। यू नीड टू सजेस्ट दैट अकाउंट मैनेजर suggest the accounts manager what should be the correct accounting treatment। बताओ बच्चों, कैपिटल गेन इतने का है, ये तो आप समझ ही रहे हो। अभी इनकम टैक्स ने पहले ही टैक्स ले लिया, अकाउंट्स में प्रॉफिट कब आएंगे बोलो? जब 10 करोड़ से भी ज्यादा आने लगेगा। अकाउंट में एंट्री क्या चल रही है? बैंक टू इन्वेस्टमेंट 8 करोड़। तो अकाउंट्स एक एक स्क्रिप्ट को नहीं देखता, स्क्रिप्ट मतलब वो अलग स्टार जी को अलग अलग। अकाउंट्स में हम कैसे देखते हैं? वेंचर कैपिटल की अकाउंटिंग, जो वो सीधा इन्वेस्टमेंट की रिकवरी आ रही है। तो अकाउंट्स में प्रॉफिट्स कब आएंगे? बाद में। उस समय इनकम टैक्स नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसने अभी किस पर ले लिया है? 4 पर। तो इनकम टैक्स ने तो अभी ले लिया है, अकाउंट्स में उस समय प्रॉफिट आएंगे तो इस 4 पर प्रॉफिट पर टैक्स नहीं देना, तो आगे जाकर टैक्स बचेगा। तो क्या बननी चाहिए? DTA। आगे जाकर क्या बचनी चाहिए? अकाउंट्स में आगे प्रॉफिट बुक होगा ना, जब 10 करोड़ से ऊपर आएगा तो क्या बननी चाहिए? DTA। या ऐसे समझ लो अभी टैक्सेबल इनकम 4 करोड़ है, अकाउंटिंग इनकम अभी क्या है? नील। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने उसको किस में से रिकवर किया है? इन्वेस्टमेंट में से, कॉस्ट में से। तो अब टैक्स में अभी टैक्स लग रहा है तो आगे ऑब्वियस सी बात है कम लगेगा, तो क्या बनना चाहिए? DTA। लेकिन अब आगे प्रॉफिट है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टार्टअप सारे फेल हो चुके हैं, कोविड-19 आ चुका है। तो मुझे सिर्फ कौन सा तो बनाना है? करंट टैक्स तो देना ही पड़ेगा। करंट टैक्स कितना आया था? जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आया था 4 करोड़ का 20%। बट डेफर्ड टैक्स असेट बननी चाहिए, लेकिन सर्टेनिटी नहीं है तो नहीं बनानी। तो इसने बोला कि करंट टैक्स लायबिलिटी तो लानी है कैपिटल गेन वाली, लेकिन शुड नॉट रिकॉग्नाइज DTA। इसके ऊपर क्या नहीं बनानी? DTA नहीं बनानी। क्यों नहीं बनानी? क्योंकि आगे सर्टेनिटी नहीं है कि आगे टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएंगे। मुझे लग रहा है कि ये 8 ही आएंगे, अब बाकियों से आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो फेल हो चुके हैं। वो पैसा क्या है? इम्पेयरमेंट लॉस डाल दो, उसको खत्म कर दो, आगे इनकम नहीं आएगी। तो पहले तो बताओ DTA क्यों? क्योंकि टैक्स अभी टैक्स ले रहे हैं, अकाउंट में बाद में आ जाएगी। तो अकाउंट में तो टैक्स तो मतलब अकाउंटिंग इनकम तो बाद में बुक होगी। बिना इनकम आई क्या लग गया? टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया। तो अभी टैक्स ज्यादा लग गया तो आगे क्या लगेगा? कम। तो इसलिए क्या बनानी है? DTA। लेकिन DTA बनाने के लिए आगे किसकी उम्मीद होनी चाहिए? प्रॉफिट्स की, टैक्सेबल प्रॉफिट्स की, जो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टैक्सेबल प्रॉफिट्स तभी आएंगे जब बाकी स्टार्टअप अपनी कॉस्ट से ज्यादा रिकवर कर पाएंगे, और बाकी स्टार्टअप की वैल्यू क्या है? नील हो चुकी। तो इसलिए DTA नहीं बनानी। समझ गए क्या? अब बैलेंस शीट में DTA DTL को या टैक्स लाइबिलिटीज को आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं क्या? चाहे DTA DTL है, चाहे टैक्स लाइबिलिटीज है, करंट टैक्स वाला है, इनको तभी सेट ऑफ करने हैं जब एक तो हमारा इंटेंशन हो सेट ऑफ करने का, और लीगली एनफोर्सेबल राइट भी हो। दोनों में यही लिखा हुआ है, ठीक है? तो क्या DTA और DTL एक फिगर आएगा या अलग अलग आएंगे? या करंट टैक्स की वजह से, करंट टैक्स की एंट्री आप क्या डालोगे? टैक्स एक्सपेंस डेबिट करते हो टू प्रोविजन फॉर टैक्स। इनकम टैक्स को देना है ना, ये करंट टैक्स तो अभी देना है ना हाथों हाथ। तो क्या दो टैक्स सेट ऑफ हो सकते हैं? यानी ये तभी हो सकते हैं जब आपके क्या हो? इंटेंशन भी हो और लीगली एनफोर्सेबल राइट भी हो। मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरी कंपनी का ऑपरेशन 10 देशों में है। इंडियन गवर्नमेंट को इतना टैक्स बनता है, उधर उतना रिकवरेबल बन रहा है, दूसरे देश में कोई वापस लेना बन रहा है, क्योंकि TDS कट गया और इनकम टैक्स क्या आ रहा है? कम आ रहा है। समझ गए ना कि TDS ज्यादा कट जाता है तो रिफंड आता है। पता है क्या ये बात? कि तो अगर नो सर का क्या मतलब है? कल ही तो कराया था। TDS ज्यादा कट जाता है तो क्या आता है? भाई मेरे 1 लाख का डिबेंचर का इंटरेस्ट है, ऐसे समझो कि मेरा डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 1 लाख। तो सामने वाला 10% TDS काट के देगा 10,000। अब मेरी ये 1 लाख की इनकम है, तो मेरी बेसिक एग्जिबिशन लिमिट 2.5 लाख की है, तो टैक्स देना ही नहीं है। लेकिन सामने वाले को थोड़ी पता है इसने देना है या नहीं, वो TDS काट लिया तो मुझे क्या मिलेगा?
रिफंड। अब एक देश में तो पे करना है, इंडिया में पे करना है, और दूसरे देश में रिकवरेबल है, तो क्या इनको नेट टैक्स पेबल दिखाऊंगा या ग्रोस बेसिस पे, एसेट और लाइबिलिटी दोनों ग्रोस, क्योंकि इंडिया वाला और वो लीगली एनफोर्सेबल राइट ही नहीं है कि मैं इनको क्या कर लूं, सेट ऑफ कर लूं। तो आपका ऐसे नेट सेट नहीं करना, जनरली तो नेट ही कर देते हैं हम, लेकिन राइट होना चाहिए। अगर आप लीगली एनफोर्सेबल राइट नहीं है तो क्या होगा, आप सेट ऑफ नहीं करोगे। अब मान लो मेरा पिछले साल का टैक्स क्या चला गया, ज्यादा, 25-26 का टैक्स क्या चला गया, ज्यादा, टीडीएस ज्यादा कट गया, और 26-27 का पेबल है, तो इनकम टैक्स का रूल है कि 25-26 का वापस ही आता है और 26-27 का आप पे करोगे। ऐसे नहीं है कि पिछले साल का अपने आप से जो टीडीएस, जैसे पिछले साल टीडीएस ज्यादा कटा, 10,000 लेने हैं उनसे, इस बार मेरे 50,000 देने हैं, तो वो टीडीएस का रिफंड ही आएगा, और इस बार वाला 50,000 क्या करना पड़ेगा, चुकाना ही पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से 40,000 कम नहीं करोगे। तो 2 सालों का अगर लेना देना है तो भी वो क्या रहेगा, अलग अलग ही रहेगा, क्योंकि लीगली एनफोर्सेबल राइट नहीं है। पक्का? तो ये और याद रखना, बाई चांस थियरी में आ जाए तो पक्का लिख लेना नोट्स में 2 लाइनें, स्टडी मटेरियल के पेज नंबर वाली, इतना इतना लिख लेना। लो, लिखूं क्या नोट्स में, लो। अरे हो जा। ठीक है, तो अब इतना ही करेंगे। बाय बाय, लव यू सो मच।